नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। अपन ने पीछे की दो क्लासों के अंदर बकरी और भैंस की नस्लों के बारे में अध्ययन किया था। उसी प्रकार वन शॉट क्लास चलेगी, भेड़ की नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए अपन क्लास को चालू करते हैं। भेड़ की नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले भेड़ की नस्लों के बारे में जो सामान्य बिंदु होते हैं उनके बारे में, बाद में धीरे धीरे एक एक नस्ल के बारे में, उनका वर्गीकरण, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास को चालू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना भेड़ की नस्लें। क्या है भेड़? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस एरिस। क्या होता है? ओविस एरिस। जंतु वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस एरिस। ओविस एरिस। गुणसूत्र संख्या की अगर हम बात करें, भेड़ के अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 54। भेड़ में गुणसूत्र संख्या अगर पूछी जाए ना, पूछा भी जाता है कई बार, गुणसूत्र संख्या 54 होती है। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 54। कुल की अगर बात करें तो मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी आपको कुल के बारे में। कुल होता है बोविडी। कुल के बारे में एक ऊंट का तो कैमेलिडी होता है और मुर्गी का फेसियोनिडी होता है, बाकी सबका ये बोविडी होगा। क्या होगा? कुल बोविडी। अब इसका उपनाम, उपनाम की अगर हम बात करें भेड़ के, इसकी उपनाम के बारे में, उपनाम क्या होता है भेड़ का? उपनाम होता है परजीवियों का म्यूजियम, गरीब आदमी का मोबाइल बैंक। क्या होता है? परजीवियों का, परजीवियों का म्यूजियम और गरीब आदमी का मोबाइल बैंक। गरीब आदमी का मोबाइल बैंक। परजीवियों का म्यूजियम कैसे बोलते हैं? इसके अंदर ऊन पाई जाती है, भेड़ के ऊपर ऊन होती है। उस ऊन के अंदर कोई भी परजीवी एक बार प्रवेश कर लेता है, उसके अंदर फंस जाता है ना, तो उसके अंदर ही रह जाता है। इसीलिए तो इसके अंदर सर्वाधिक परजीवी पाए जाते हैं, इसलिए इसको परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। आगे इसी के अंदर अगर हम बात करें तो विश्व में भेड़ों की नस्लें कितनी थी? विश्व में भेड़ों की नस्लों की अगर हम बात करें तो विश्व में भेड़ों की नस्लें 200 थी। और आगे भारत में अगर बात करें तो भारत में 44 थी। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 8 नस्लें हैं भेड़ों की। इसी टॉपिक पे आगे चर्चा करते हैं। विश्व में भेड़ों की नस्लें, नस्लें कितनी होती है? 200। भारत में, भारत में कितनी होती है? भारत में होती है 44। और राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के अंदर होती है 8। कितनी होती है? राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 8 होती है। एक अपन ने पीछे पढ़ा था CSWRI, जो कहा था CSWRI, ये कहां पर है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक। कहां पर है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान के अंदर है। CSWRI अविकानगर, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अविकानगर, मालपुरा, टोंक के अंदर है। आगे इसी के अंदर अगर हम बात करें भेड़ प्रजनन केंद्र की, किसकी? भेड़ प्रजनन केंद्र कहा बताया था? पीछे भी बताया हुआ है एक क्लास के अंदर। फतेहपुर सीकर। कहा है? फतेहपुर सीकर भेड़ प्रजनन केंद्र। और अगर भारत के अंदर अगर हम बात करें भेड़ प्रजनन केंद्र की, तो हिसार, हरियाणा। केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? हिसार। हिसार में कहा? हरियाणा, हरियाणा, हिसार, हरियाणा।
आगे बात करें तो सबसे बड़ी ऊन मंडी, सबसे बड़ी एशिया की ऊन मंडी की अगर हम बात करें, ऊन मंडी जो कहाँ लगती है, बीकानेर के अंदर, बेड़ से संबंधित है ये पॉइंट, इसीलिए करवा रहा हूं बेड़ के अंदर। साफ कर लेते हैं एक बार के लिए, बोर्ड साफ करता हूं, तब तक क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। इसी के अंदर करें तो भेड़ राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पशु है। कैसे कि कोई किसान है, स्कूल की आपके पिताजी किसान है, तो उसको स्कूल की आपके पिताजी को स्कूल की फीस भरनी है, पैसे अरेंज नहीं हुए, आप भेड़ पालते हो, तो क्या किया पिताजी ने, एक भेड़ बेच के आपकी फीस का अरेंजमेंट कर दिया। उसी प्रकार ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पशु माना जाता है। भेड़ राजस्थान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पशु माना जाता है। समझ में आ गई ये लाइन कैसे होती है। भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का अब प्रथम स्थान है। 45% ऊन होती है, वो केवल और केवल राजस्थान से उत्पादित होती है। जैसे 100 किलो ऊन उत्पादित हो रही है, तो केवल और केवल कितनी, 45% तो राजस्थान अकेला उत्पादन कर रहा है। 100 किलो में से 45 केजी अकेला दे रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रथम स्थान भारत के अंदर भेड़ों के अगर ऊन की बात करें तो प्रथम स्थान भारत में राजस्थान का है, सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन में। अब आगे बात करें तो राजस्थान को भेड़ों का या ऊन का घर भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, इसी लाइन से रिलेटेड है। देखो, राजस्थान को ऊन व भेड़ों का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान को भेड़ व ऊन का घर भी कहते हैं। इसी के अंदर हम बात करें केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की, अपन ने बात कर ली कि कहा था, ये हिसार हरियाणा के अंदर था। अब क्लोन द्वारा तैयार भेड़ की प्रथम नस्ल थी कौन सी, क्लोन द्वारा तैयार भेड़ की प्रथम नस्ल की अगर हम बात करें तो उसका नाम था डोली। क्या था, डोली। जो किसने की, एक वैज्ञानिक का नाम बता देता हूं, वैज्ञानिक डॉक्टर विल्मुट द्वारा विकसित। डॉक्टर विल्मुट द्वारा विकसित की गई थी। इसका जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 में। जन्म की अगर हम बात करें तो 5 जुलाई 1996 के अंदर तो इसका जन्म हुआ। मृत्यु की अगर हम बात करें, मृत्यु हुई थी इसकी कब, मृत्यु हुई थी इसकी 14 फरवरी 2003। 14 फरवरी 2003। सर याद कैसे रखे, 14 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हुई थी। 14 फरवरी को क्या आता है, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को, तो अपन ने कैसे याद कर लिया कि बेचारी के कोई
बॉयफ्रेंड नहीं था वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, तो इसलिए बेचारी मर गई है। 14 फरवरी मनाने से तो अच्छा, इससे तो अच्छा है कि मर जाए। क्या करे, 14 फरवरी इसको पता चला 2003 के अंदर, इसको पता चला कि भाई वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को। अब क्या करे, अपने तो कोई है ही नहीं आगे पीछे मनाने वाला, कोई गिफ्ट वगैरह करने वाला। तो इसने क्या किया, सुसाइड कर लिया 14 फरवरी को 2003 के अंदर। रियल में ऐसा नहीं किया था, ये तो केवल याद करने की ट्रिक है। आगे इसी के अंदर बात करते हैं, डस्टिंग क्या होती है, त्वचा के बाह्य परजीवियों को नष्ट करना। डस्टिंग त्वचा के बाह्य परजीवियों को नष्ट करना। को नष्ट करना डस्टिंग कहलाता है। क्या होता है, त्वचा के बाह्य परजीवियों को नष्ट करना डस्टिंग। और डोसिंग क्या होता है, त्वचा के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना। डोसिंग त्वचा के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना। नष्ट करना डोसिंग होता है। याद कैसे करना है, अगर कोई भेड़ है सींग मार रही है, सींग वो गडो दिया अंदर, चुबा दिया, तो वो त्वचा के अंदर गया, डोसिंग। डोसिंग अंदर गया, सींग अंदर डाल दिया, तो आंतरिक परजीवियों को नष्ट कर रहा है। डस्टिंग यानी बाहर, जैसे अपन देखते हैं बाहर के, बाहर धूल मिट्टी उड़ रही है तो क्या होता है, डस्टिंग बोलते हैं अपन उसको। तो जो अपने त्वचा का ऊपर ही जमती है, अंदर नहीं जाती ना त्वचा के अंदर, तो डस्टिंग त्वचा के बाह्य परजीवियों को नष्ट करना हो गया डोसिंग। अगर कोई पशु या भेड़, कोई ले लो, भेड़ का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो भेड़ को अगर हम वो करते हैं, सींग मारती है, तो क्या होता है कि वो सींग अंदर त्वचा के अंदर जाता है ना, तो डोसिंग यानी त्वचा के आंतरिक परजीवियों को नष्ट कर रहा है। इसी के अंदर अगर आगे बात करें, तो भेड़ पालन का प्रारंभ कब हुआ। भेड़ पालन का प्रारंभ प्रारंभ की अगर बात करें तो 8,000 वर्ष पूर्व हुआ था। 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व है ना, भेड़ पालन शुरू कर दिया गया था। अब आगे बात करेंगे भेड़ों के वर्गीकरण के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे। बात करते हैं भेड़ों के वर्गीकरण के बारे में। भेड़ों का वर्गीकरण किसके आधार पर, भेड़ों का वर्गीकरण एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम क्या था, राइट। उसके आधार पर अगर हम बात करें, राइट नामक का एक वैज्ञानिक था, जिसने किसके आधार पर दिया था, वातावरण के आधार पर। आधार क्या था वर्गीकरण का, आधार की अगर हम बात करें तो वातावरण, वातावरण के आधार पर। और वातावरण के आधार पर कैसे, कुछ भेड़ें हैं जो ठंडे क्षेत्रों में, कुछ गर्म क्षेत्रों में, कुछ उपोष्ण क्षेत्रों में उस प्रकार पाई जाती है। उसी प्रकार एक वैज्ञानिक ने इसका वर्गीकरण दिया था, जिसका नाम था राइट। राइट नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण दिया था। उसके आधार पर अगर हम बात करें तो किसके आधार पर दिया था, वातावरण के आधार पर। जिसमें पहले वर्गीकरण की अपन बात करें तो उत्तरी हिमालय, एक नंबर पर लगा लो, उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय, इसके अंदर हम बात करें तो कौन कौन सी नस्लें आती है, गद्दी, बाकरवाल, रामका, ब्रुशायर, गुर्रेज। गद्दी, बाकरवाल, रामपुरा, रामपुर,
और कौन सी आती है? ब्रूशायर। ब्रूशायर, एक और बच गई, कौन सी रह गई? गुर्रेज। यह है उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। अब बात करें अपन पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क नस्लें, कौन सी? बी नंबर पे, पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क। पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क नस्लें, अर्ध शुष्क नस्लें, इनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन सी नस्लें होती है ऐसी? पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क, चोकला, मालपुरी, जैसलमेरी, अविवस्त्र, मारवाड़ी, सोनाड़ी, बीकानेरी, अभिकालीन, अविशासन। पहले तो देखो अविवस्त्र, अविकालीन, अविकालीन, आगे बात करें अविशासन, अविशासन। देखो तीनों में अभी अभी आ रहा है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी के अंदर आगे बात कर ले चोकला। चोकला, इसकी ऊन मस्त होती है, राजस्थान क्या पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसकी ऊन मेरिनो जैसी महीन गुणवत्ता की ऊन पाई जाती है, इसलिए इसको राजस्थान में भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। इस मालपुरी, मालपुरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, जैसी जैसलमेरी, और कौन सी बच गई? एक और बच गई सोनाड़ी। सोनाड़ी का एक पॉइंट है, कौन सा? चरणोत्तर के नाम के, चरणोत्तर के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट और सुपरवाइजर दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। कहाँ से? सोनाड़ी, जिसको अन्य नाम है चरणोत्तर। चरणोत्तर क्यों बोलते हैं? इसके कान लंबे होते हैं, इसलिए जब ये चरती है ना सोनाड़ी, तो उस समय ये चरते समय तो इसके कान होते हैं, गेजिंग क्रिया, भेड़ का चरना गेजिंग करती है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो मिट्टी से इसके कान है ना टच होते हैं, तो इसको बोलते हैं चरते समय कान टच हो रहे तो चरणोत्तर, इस उस हिसाब से बोलते हैं इसको चरणोत्तर। इसी के अंदर आगे हम बात करें किसके बारे में? पूर्वी क्षेत्र की। पूर्वी क्षेत्र की कौन कौन सी नस्लें हैं? छोटी नागपुरी और सहबादी, सी नंबर पे, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र की कौन कौन सी है? छोटी नागपुरी, छोटी नागपुरी, और कौन सी है? सहबादी, सहबादी, कौन सी है? सहबादी। इसी के अंदर अगर आगे बात करें अपन दक्षिणी उत्तर पठार, दक्षिणी पठार के बारे में, दक्षिण पठार, इसकी अगर बात करें इसमें कौन कौन सी नस्लें आती है? तो इसके अंदर नस्लें आती है डेकनी, नेलारी, हसन, त्रिची, कोयम्बटूर, डेकनी, नेलोरी, हसन, कोयम्बटूर, और कौन सी आती है? मंड्या, बेलारी, मंड्या, बेलारी, ट्रिची, ये सब नस्लें कहाँ से? दक्षिणी पठारी क्षेत्र की आती है। इसी के अंदर आगे बात करते हैं अब एक एक नस्लों का विस्तार से वर्णन। कुछ विदेशी नस्लें होती है जिनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चालू करते हैं क्लास को, आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगली नस्ल, एक पहली नस्ल है अपनी मेरिनो। क्या है? मेरिनो।
इसकी अगर बात करें उत्पत्ति स्थान की, तो उत्पत्ति स्थान स्पेन या ऑस्ट्रेलिया माना जाता है। वितरण का राजस्थान के जयपुर टोंक सीकर जिले में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली होती है ये, क्या होती है? विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली उत्पत्ति स्थान। इसकी अगर हम बात करें तो स्पेन या ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया। वितरण की अगर बात करें तो जयपुर टोंक सीकर के अंदर पाई जाती है। वितरण में राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? राजस्थान की बात करते हैं अपन, तो राजस्थान में जयपुर टोंक सीकर, कहाँ पाई जा रही है? जयपुर टोंक सीकर। आगे इसी के अंदर बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन यानी 80% तक ऊन होती है ना, वो यहीं से उत्पादित होती है, इसी नस्ल से वाली नस्ल है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन मेरिनो से होता है। सर्वोत्तम भी ऊन इसी से प्राप्त होती है। कोमल व महीन किस्म की ऊन प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। अब इसके ऊन के रेशे की लंबाई, रेशा जो ये ऊन होती है ना, ऊन, इसके रेशे की अगर हम बात करें, रेशे की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये होता है कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा है। यानी जो अपने छोटे वाली स्केल होती है ना, उससे थोड़ा सा कम, 5 सेंटीमीटर कम कर लेना उसमें से, मतलब उसका 3/4 भाग होता है ना, उतना लंबा रेशा होता है इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं विशेषताओं की। क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इसकी एबिलिटी है? गर्दन व कंधों पर झुर्रियां व सलवटें पाई जाती है। मादा सींग रहित होती है, नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। संपूर्ण शरीर ऊन से ढका होता है, केवल मुंह और खुर को छोड़कर संपूर्ण शरीर ढका होता है। भेड़ की सबसे भारी नस्ल है। गर्दन व कंधों और झुर्रियां व सलवटें पाई जाती है। आगे इसी के अंदर बात करें, आगे मादा सींग रहित व नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। संपूर्ण शरीर ऊन से ढका होता है, मुंह है वह खुर को छोड़कर। आगे इसी के अंदर बात करें, भेड़ों की सबसे भारी नस्ल है। भेड़ों की सबसे भारी नस्ल है। अब भार की अगर बात करें, इसमें भार कैसे नर की अगर भार की बात करें, नर कितने केजी का होता है? नर होता है 90 केजी का। और मादा की अगर बात करें तो मादा होती है 70 केजी की। इसी के अंदर आगे बात करें ऊन उत्पादन में,
ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन 5 से 9 केजी प्रति वर्ष। कितना? 5 से 9 केजी प्रति वर्ष ऊन उत्पादन देती है, यानी एक वर्ष में 2 बार ऊन बढ़ जाती है इसकी। यह नस्ल प्रतिकूल कुल जलवायु परिस्थिति में भी जीवन व्यापन कर सकती है, जीवन व्यापन कर सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई ना इसके लिए, अधिक तापमान, अधिक ठंड हो गई तो भी ये जीवन व्यापन कर सकती है। अब इसका एक शॉर्ट एकदम जल्दी जल्दी रिवीजन करें तो क्या होता है। इस मेरिनो नस्ल है, कहाँ से उत्पत्ति स्थान कहाँ है? स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। वितरण कहाँ है? राजस्थान के टोंक सीकर जिले के अंदर। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन यानी 80% तक ऊन इसी से दी जाती है। सर्वोत्तम कोमल महीन किस्म की ऊन होती है। इसके रेशे की ऊन की रेशे की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है। कंधा व गर्दन पर झुर्रियां पाई जाती है। कंधों व गर्दन पर झुर्रियां सलवटें पाई जाती है। मादा सींग रहित होती है, नर में घुमावदार सींग होते हैं। आगे कौन सा पॉइंट है? संपूर्ण शरीर ऊन से ढका हुआ होता है, केवल खुर और मुंह को छोड़कर। इसी के अंदर आगे बात करें, भेड़ों की सबसे भारी नस्ल है जिसमें नर कितने केजी का? 90 केजी का, मादा 70 केजी का है। मादा 70 केजी की है। ऊन उत्पादन की बात करें 5 से 9 केजी की है। 5 से 9 केजी ऊन उत्पादन प्रति वर्ष दे रही है। यह नस्ल प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल जलवायु के अंदर भी अपना जीवन यापन करने में सक्षम है। आगे अगली नस्ल के बारे में बात करते हैं, चोकला। बोर्ड साफ करते हैं, तब तक क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चोकला चोकला की अगर हम बात करें, चोकला क्या है? उत्पत्ति स्थान की बात करें, कहां से उत्पत्ति हुई है? शेखावाटी क्षेत्र से उत्पत्ति हुई है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर कहां पर पाई जाती है? स्थान, उत्पत्ति स्थान कहां से हुई है चोकला की? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। वितरण की बात करें, वितरण कहाँ कहाँ है इसका? वितरण की अगर बात करें, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर। सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर। वितरण कहाँ का है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर। अन्य नाम, इसके अन्य नाम है, अन्य नाम छापर, शेखावाटी और क्या है? भारत व राजस्थान। भारत व राजस्थान की मेरिनो। क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से इंपोर्टेंट कर लेना इसको। भारत व राजस्थान की, भारत की मेरिनो किसे कहते हैं? चोकला को कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं? चोकला को कहते हैं। विशेषता की अगर हम इसमें बात करें, क्या क्या विशेषता है इसकी, क्या क्या एबिलिटी है? शरीर सफेद होता है, मुंह भूरा होता है, शरीर पर शरीर मध्यम आकार का वर्गाकार होता है। शरीर सफेद मध्यम आकार व वर्गाकार होता है। कैसा होता है? चेहरा कैसा होता है? चेहरे की अगर बात करें, चेहरा भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। इसी के अंदर आगे बात करें,
नाक रोमन तोतामुखी, नाक रोमन या तोतामुखी, तोतामुखी कैसा होता है? तोतामुखी। आगे बात करें इसी के अंदर, चेहरा व गर्दन ऊन रहित होता है, भूरे रंग का होता है। चेहरा व गर्दन ऊन रहित वह भूरे रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। आगे इसी के अंदर बात करें, पूंछ की लंबाई 24 सेंटीमीटर, पूंछ की लंबाई, पूंछ की लंबाई कितनी होती है? 24 सेंटीमीटर। हर चीज लिखवा रहा हूं, फिर मत बोलना सर क्वेश्चन नहीं है। यस, इसी के अंदर क्या करते हैं, कम दूध देती है, कम दुग्ध उत्पादन के कारण इसके मेमनों में, इसके मेमने कमजोर रह जाते हैं तथा सर्वाधिक मृत्यु दर, मृत्यु दर इस नस्ल में पाई जाती है। इस नस्ल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक मृत्यु दर इसी नस्ल के अंदर पाई जाती है। आगे इसी के अंदर हम बात करें ऊन उत्पादन के बारे में, तो ऊन उत्पादन कितना? 1.5 से 2.5 kg ऊन उत्पादन, 1.5 से 2.5 kg प्रति वर्ष। एक वर्ष में 1.5 से 2.5 kg कर रही है। इस नस्ल की ऊन इस नस्ल की ऊन भारतीय नस्लों में सबसे अच्छी मानी जाती है। इस नस्ल की ऊन भारत में सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? सबसे अच्छी भारत में सबसे अच्छी ऊन चोकला की होती है। अब इसकी एक साथ रिवीजन करें तो कैसे करेंगे, देखना। चोकला कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में। वितरण की अगर बात करें, सीकर, चुरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर के अंदर अन्य नाम छापर, शेखावाटी। और राजस्थान में भारत की मेरिनो। विशेषता की अगर हम बात करें, शरीर सफेद मध्यम आकार वर्गाकार होता है, चेहरा भूरा होता है, नाक तोतामुखी रोमन होता है, चेहरा व गर्दन ऊन रहित व भूरे रंग का होता है, पूंछ की लंबाई 24 सेंटीमीटर होती है। कम दूध उत्पादन के कारण इसके मेमनों कमजोर रह जाते हैं, जिस कारण इसमें सर्वाधिक मेमनों में मृत्यु दर चोकला के अंदर पाई जाती है। ऊन उत्पादन की अगर बात करें तो 1.5 से 2.5 kg प्रति वर्ष दे रही है। इस नस्ल की ऊन उत्पादन ऊन भारत व राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी गुणवत्ता की मानी जाती है, इसीलिए तो इसको भारत व राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। और सबसे अच्छी ऊन, सबसे महीन किस्म की ऊन अगर पूछ ली जाए तो अपन ने पीछे एक नस्ल पढ़ी थी मेरिनो, जिसकी मानी जाती है। अब इसी में अपन आगे बात करते हैं, अगली नस्ल है अपनी कराकुल। कराकुल की अगर हम बात करें, कराकुल मध्य एशिया से, इसका उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। विशेषता क्या है? पेल्ट के लिए पाली जाती है। इस नस्ल के मेमने होते हैं। पेल्ट क्या होता है? इस नस्ल के जो कराकुल नस्ल के मेमने होते हैं, उनको कम उम्र में ही मारकर उनकी खाल छाल सहित ऊन उतार कर उनको सर्दियों के वस्त्र बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए टोपी बनाने, सर्दियों में महंगे वस्त्र बनाने के लिए अक्सर इनको काम में लिया जाता है, पेल्ट को। इसी नस्ल के बारे में बात करते हैं। कराकुल उत्पत्ति कहां से हुई इसकी? उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया। क्या है? मध्य एशिया। मध्य एशिया से उत्पत्ति हुई है। इसी के अंदर विशेषता की अगर बात करें,
विशेषता, विशेषताएं, विशेषताएं क्या क्या होती है? पेल्ट के लिए प्रसिद्ध, पेल्ट के लिए प्रसिद्ध, पेल्ट के लिए प्रसिद्ध है ना। अब पेल्ट क्या होता है? इस नस्ल के मेमनों को मारकर खाल सहित ऊन प्राप्त करना, ऊन प्राप्त करना। अब पेल्ट का उपयोग, पेल्ट का उपयोग सर्दियों के महंगे वस्त्र, वस्त्र बनाने में किया जाता है, वस्त्र बनाने में किया जाता है, किया जाता है। आगे बात करें इसी के अंदर शरीर बार की, शरीर बार, शरीर बार कैसे? नर के शरीर बार की बात करें तो नर 90 kg का होता है, 90 kg का नर, 60 kg की मादा, क्या होती है? 60 kg की मादा होती है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेल्ट के लिए। इसकी मेन विशेषता यही है। मेन विशेषता क्वेश्चन पूछेगा पेल्ट के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल पाली जाती है, तो अपन को बताना है कराकुल नस्ल होती है जो पेल्ट के लिए पाली जाती है। उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें कराकुल तो मध्य एशिया से उत्पत्ति हुई। पेल्ट के इस नस्ल के जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, छोटे, उनको मारकर उनकी खाल सहित ऊन प्राप्त करना पेल्ट कहलाता है। पेल्ट का उपयोग सर्दियों के महंगे वस्त्र यानी उच्च गुणवत्ता के हाई क्वालिटी के वस्त्र बनाने के लिए काम में लिया जाता है। शरीर भार की अगर बात करें तो नर का शरीर भार होता है 90 kg और मादा के शरीर भार की अगर बात करते हैं तो 60 kg मादा का शरीर भार होता है। इसी के अंदर अगर अपन अगली नस्ल है अपनी मालपुरा। थोड़ी सी सर्दी जुकाम है उसकी वजह से हो रहा है ये। मालपुरा, इस नस्ल की अगर हम बात करें कहां से? मालपुरा टोंक से विकसित की गई है। वितरण की बात करें तो कहां से? टोंक SWM यानी सवाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर, अजमेर, दौसा। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, इसकी अगर हम बात करें उत्पत्ति स्थान के अंदर देखते हैं क्या होता है? मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक राजस्थान की नस्ल है। वितरण, वितरण की अगर बात करें तो वितरण टोंक सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर, बूंदी, बूंदी उसी मतलब इधर के एरिया के अंदर ही पाली जाती है ज्यादातर। जयपुर, अजमेर, दौसा, जयपुर, अजमेर, दौसा, कहाँ पाली जा रही है? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, बूंदी। इसकी विशेषता की अगर बात करें, विशेषता कैसा होता है मालपुरा? ये चेहरा इसका ना हल्का भूरा होता है, चेहरे का रंग। विशेषता, चेहरा कैसा होता है? हल्का भूरा, चेहरा हल्का भूरा होता है। इसमें आगे बात करें मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की होती है। क्या है? मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है।
के लिए उपयुक्त ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की होती है, श्रेणी की होती है। ऊन का क्या, इसकी मोटी ऊन का क्या प्रयोग, नमदे व गलीचे बनाने में काम में लेते हैं, गलीचे बनाने में क्या उपयोग है ये इसका, इसकी ऊन का उपयोग है। इसकी बात करें और ऊन उत्पादन कितना है, ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन होता है इसका 1 से 1.5 केजी, 1 से 1.5 केजी प्रति वर्ष। कितना, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, उत्पादन के लिए पाली जाती है। मेन पर्पज क्या है, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। भैंस की एकमात्र त्रिप्रयोजनी नस्ल है, त्रिप्रयोजनी, भेड़ की एकमात्र त्रिप्रयोजनी नस्ल, त्रिप्रयोजनी नस्ल है। नहीं नहीं नहीं, द्विप्रयोजनी है रे, त्रिप्रयोजनी नहीं है, दूध उत्पादन कम होता है इसका। त्रिप्रयोजनी तो वो है, दूसरी है। आगे बात करते हैं जैसलमेरी की, इंपोर्टेंट लगा लेना, मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये। कौन सी, मालपुरा, माल खा के आया है तभी तो मालपुरा से मांस। एक झटके में अगर रिवीजन करें तो कैसे होगा, उत्पत्ति स्थान मालपुरा, टोंक का वितरण की अगर बात करें, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, जयपुर, अजमेर, दौसा। चेहरा भूरा, विशेषता की बात करते हैं, चेहरा हल्का भूरा होता है, मैदानी क्षेत्र, मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की होती है, जिसका उपयोग नमदे व गलीचे बनाने के। ऊन उत्पादन 1 से 1.5 केजी होता है, मांस के लिए प्रसिद्ध होती है। ये इसके बारे में एक साथ पूरा रिवीजन। अगली नस्ल के बारे में बात करेंगे हम। अगली नस्ल कौन सी है, जैसलमेरी। जैसलमेरी, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो जैसलमेर, वितरण बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। उत्पत्ति स्थान जैसलमेर, वितरण, वितरण की अगर हम बात करें, वितरण का है बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ कहाँ पाई जा रही है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। विशेषता की बात करते हैं हम। विशेषता क्या क्या है इसकी, पहली विशेषता की अगर बात करें तो मुंह कैसा होता है, मुंह काला गहरे भूरे रंग का होता है, शरीर लंबा व भारी होता है। मुंह है काला या गहरा भूरा, गहरा भूरा रंग का। शरीर कैसा होता है, लंबा व भारी, लंबा व भारी होता है शरीर। रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है इसका, सफेद होता है, रंग सफेद कैसा होता है, रंग सफेद होता है। आगे इसमें बात करें, नाक रोमन होता है, राजस्थान की सबसे लंबी नस्ल, लंबी व ऊंची नस्ल है, नाक रोमन। राजस्थान की सबसे लंबी
वह ऊंची नस्ल है। राजस्थान की सबसे लंबी व ऊंची दोनों नस्ल है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। रेगिस्तानी नस्ल है। कैसी है? पूर्णतः रेगिस्तानी है। विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन। विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन बिना खाए पिए रह सकती है। बिना खाए पिए रह सकती है। रह सकती है। ऊन उत्पादन कितना है इसका? ऊन उत्पादन की बात करें तो 1.8 से 3.2 केजी। 1.8 से 3.2 केजी प्रति वर्ष। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन। सर्वाधिक ऊन उत्पादन सर्वाधिक ऊन उत्पादन इसी नस्ल से होता है। कौन सी से? जैसलमेरी से। आगे इसमें बात करें, कंप्लीट हो गई है। जैसलमेरी उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुआ? जैसलमेर। वितरण कहाँ कहाँ पाई जा रही है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। विशेषता क्या है? मुंह काला गहरा भूरा रंग का होता है। शरीर कैसा होता है? लंबा व भारी होता है। रंग सफेद। नाक रोमन होती है। राजस्थान की सबसे लंबी व ऊंची नस्ल है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। अकाल के दिनों में विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन बिना खाए पिए रह सकती है। ऊन उत्पादन की अगर बात करें तो 1.8 से 3.2 केजी। 1.8 से 3.2 केजी है। 3.2 केजी ऊन उत्पादन करती है प्रति वर्ष। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी नस्ल है, जो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है। अगली नस्ल की बात करें, मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी मारवाड़ी नस्ल की बात करते हैं। मारवाड़ी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुआ? मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर। कहाँ से हुआ है? मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर। मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर से उत्पत्ति हुई है इसकी। कहाँ कहाँ पाई जाती है? वितरण की बात करें, पाली, नागौर, बाड़मेर। वितरण पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ ये पाई जाती है। आगे इसमें बात करें विशेषता की। विशेषताएं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या विशेषता है? विशेषता की बात करें तो कैसी होती है? चेहरा व गर्दन काला होता है। चेहरा व गर्दन काला होता है। माइग्रेशन किस से संबंधित है? माइग्रेशन पूछा जाता है कई बार। माइग्रेशन होता है लंबा, ये मारवाड़ी नस्ल से संबंधित होता है। चेहरा कैसा होता है इसका? चेहरे की अगर बात करें हम, चेहरा होता है, चेहरा व गर्दन दोनों की बात करें एक साथ ही, चेहरा व गर्दन कैसी होती है? काला। माइग्रेशन पूछा जाता है, माइग्रेशन किससे संबंधित है? मारवाड़ी नस्ल से, नस्ल से। ठीक है। आगे लंबा सफर तय करने में सहायक है।
लंबा सफर तय करने में सहायक है, करने में सहायक है। लंबा सफर तय करने में टांगे पतली मजबूत होती है, टांगे पतली लंबी मजबूत होती है, टांगे लंबी पतली मजबूत होती है, इसीलिए तो लंबा सफर तय करने में सहायक होती है ना ये मारवाड़ी। इसकी ऊन मोटी होती है, मोटी होती है, जिसको विदेशों में जोरिया के नाम से जाना जाता है, जोरिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विदेशों में जोरिया के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें इसके अंदर, सबसे अधिक स्वस्थ होती है, सबसे अधिक स्वस्थ होती है, 99% तक स्वस्थ होती है ये। कितनी? 99%। 100 बेड है तो 99 तो स्वस्थ होगी, 99 क्या रही, 90% तक स्वस्थ होती है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक यानी 50% तक यही नस्ल पाई जाती है, पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में। 100 भेड़े हैं तो उनमें से 50 तो मारवाड़ी नस्ल की होगी। अन्य नस्लों की अपेक्षा, अन्य नस्लों की अपेक्षा गर्म व ठंडा मौसम के प्रति सहनशील होती है, कैसी होती है? अन्य नस्लों की अपेक्षा गर्म व ठंडे मौसम के अंदर प्रति अधिक सहनशील होती है। आगे बात करें इसी के अंदर तो वास्तविक जीवन दर, वास्तविक जीवन दर, वास्तविक जीवन दर वो होती है 90%। कितनी होती है? 90%। ऊन उत्पादन की बात करें, ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन कितना होता है इसका? ऊन उत्पादन की अगर हम बात करें तो ऊन उत्पादन होता है 1 से 1.5 से 2.3 kg। कितना होता है? प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। अब ये वास्तविक जीवन दर ये क्या होती है सर? वास्तविक जीवन दर यानी जैसे 100 मेमने पैदा किया तो उनमें से 90 तो जिंदा होंगे, 90% तक स्वस्थ होती है, मतलब बहुत कम चांसों में बीमार होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा रहती है, प्रति सहनशील होती है। जैसे अनुकूल वो हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो भी ये जिंदा रह सकती है, ठंडा ज्यादा हो गया तो भी ये जिंदा रह सकती है। इसके अंदर देखना मारवाड़ क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। वितरण कहाँ का है? पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर। विशेषता की बात करें, चेहरा व गर्दन दोनों ही काली होते हैं। कैसे होते हैं? चेहरा और गर्दन दोनों काले। माइग्रेशन पूछा जाता है, माइग्रेशन किससे संबंधित है? सुपरवाइजर में पूछा गया था, तो बता देना मारवाड़ी नस्ल भेड़ की नस्ल है जिससे माइग्रेशन संबंधित है। लंबा सफर तय करने के लिए उपयुक्त, लंबा सफर यानी विदेशों के लिए, विदेशों में गमन करती है। देखते हैं अपन कई लोग रेवड़ लेके निकलते हैं तो वो लंबा सफर तय करने के लिए होती है। लंबा सफर तय करने के लिए क्या चाहिए? टांगे मजबूत, पतली व कैसी चाहिए होती है? लंबी, पतली, मजबूत से होती है।
ऊन मोटी होती है जिसको विदेशों में किसके नाम से जाना जाता है? जोरिया के नाम से। इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। आगे बात करें, सबसे अधिक स्वस्थ यानी 90% तक स्वस्थ होती है ये नस्ल राजस्थान में सर्वाधिक यानी 50% तक। 50% तक, जैसे 100 भेड़ है तो 100 में से 50 तो मारवाड़ी ही होगी। और अन्य नस्लों की अपेक्षा गर्म व ठंडा मौसम के प्रति सहनशील होती है। अगर तापमान ज्यादा हो गया तो भी ये जीवित रह सकती है, तापमान कम हो गया तो भी ये जीवित रह सकती है। वास्तविक जीवन दर कितनी होती है? 90%। जैसे 100 मेमनों का जन्म हुआ तो उनमें से 90 तो जिंदा रहेंगे ही रहेंगे। आगे ऊन उत्पादन की अगर बात करें तो ऊन उत्पादन कितनी है इसकी? ऊन उत्पादन है 1.5 से 2.3 केजी ऊन उत्पादन प्रति वर्ष देती है। अगली नस्ल की बात करते हैं, सोनाड़ी या चरनोत्तर के नाम से। मैंने बताया था पहले कि सोनाड़ी को चरनोत्तर के नाम से जाना जाता है। बोर्ड साफ करता हूं, तब तक चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। सोनाड़ी, सोनाड़ी या चरनोत्तर, क्या है? सोनाड़ी या चरनोत्तर? चरनोत्तर। इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र से। कहां से इसकी उत्पत्ति? उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र क्या है? उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र। अब बात करते हैं वितरण, ये लगभग लगभग पाई जाती है। विशेषता उधर ही मेवाड़ क्षेत्र में ही पाई जाती है। विशेषता की अगर हम बात करें, विशेषता क्या क्या है इसकी? पहली विशेषता लिख लेना कान के बारे में। कान लंबे लटके हुए होते हैं जो चरते समय को क्या बोलते हैं रे? गेजिंग, ग्रेजिंग लिखा हुआ आ जाएगा कई बार। ग्रेजिंग क्या होता है? ग्रेजिंग के बारे में, भेड़ के चरने की क्रिया को ग्रेजिंग कहते हैं। इसीलिए तो जो चरते समय क्या करते हैं? चरते समय, गेजिंग क्रिया के समय क्या करते हैं? जमीन से सट जाते हैं, जमीन से सट जाते हैं, सट जाते हैं। यहां लिख लेना जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, टच हो जाते हैं, सट जाते हैं, ये सब एक ही बात है। जुड़ जाते हैं जमीन से, मतलब जब वो घास खाती है, ग्रेजिंग क्रिया करती है, तब उसके कान होते हैं ना इतने लंबे होते हैं कि वो नीचे है ना, नीचे मिट्टी को टच करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? चरनोत्तर। इसीलिए तो ये बोलती है चरते चरते समय ये टच होती है वहां नीचे भूमि पर। आगे बात करें इसी के अंदर, तो चेहरा कैसा होता है? हल्का भूरा। चेहरा कैसा होता है? हल्का भूरा। चेहरा हल्का भूरा। अयन सुविकसित, अयन सुविकसित कैसा होता है? अयन सुविकसित होता है। आगे बात करें इसी के अंदर तो किसके बारे में? ये राजस्थान की सबसे भारी नस्ल है। ये राजस्थान की सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है। राजस्थान की सबसे भारी नस्ल पूछ ली जाए तो कौन सी है? सोनाड़ी। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, सर्वाधिक दूध उत्पादन। दूध उत्पादन कितना है इसका? 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। लीटर है यहाँ लिखा हुआ है कितना? 1 से 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। त्रिप्रयोजनी नस्ल है। कैसी? त्रिप्रयोजनी नस्ल
त्रिपरियोडिक दूध, मांस व ऊन, तीनों का उत्पादन अच्छा है। इसका दूध, मांस और ऊन तीनों ही उत्पादन के लिए अच्छी होती है। अगली नस्ल के बारे में बात करेंगे। अब छोटी छोटी नस्लें बची है, फटाफट कर देंगे 10-15 मिनट के अंदर अंदर। तब तक आप धैर्य बनाए रखें। केवल वन शॉट क्लास के अंदर 1 घंटे के अंदर संपूर्ण जानकारी, वो भी लिख कर, बहुत ही कम चांस के अंदर हो पाती है, लेकिन हर मुमकिन प्रयास किया है। नाली अगली नस्ल है अपनी, नाली। नाली की क्या है? उत्पत्ति स्थान गंगानगर हनुमानगढ़। उत्पत्ति स्थान कहाँ का है? गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़। विशेषता, विशेषता क्या है इसकी? विशेषता है ऊन पीले रंग की होती है, कान पत्तीनुमा होते हैं। ऊन कैसी होती है? पीले रंग की। कान पत्तीनुमा। कैसे होते हैं कान? पत्तीनुमा होते हैं। इसके अंदर बात करते हैं, चेहरे पर हल्के भूरे रंग के निशान होते हैं। चेहरे पर हल्के भूरे रंग के निशान होते हैं। आगे ऊन उत्पादन कितना होता है? 1.5 से 3 kg ऊन उत्पादन। 1.5 से 3 kg प्रति वर्ष। 1.5 से 3 kg प्रति वर्ष होता है। अगली नस्ल है डेकनी। डेकनी का उत्पत्ति स्थान कहां से हुआ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उत्पत्ति स्थान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ कहाँ पाई जा रही है? महाराष्ट्र, कर्नाटक। मांस हेतु उपयुक्त है। मांस हेतु उपयुक्त क्या है? मांस हेतु उपयुक्त। अगली नस्ल है मगरा। मगरा नस्ल की बात करें तो मगरा नस्ल कहां से? बीकानेर, चूरू, नागौर। बीकानेर, चूरू, नागौर। कहां कहां से? बीकानेर, चूरू, नागौर से। विशेषता क्या है? आंखों के नीचे काला घेरा गहरे भूरे रंग का, काला या गहरे भूरे रंग का होता है। विशेषता आंखों के नीचे काला या गहरे भूरे रंग का घेरा पाया जाता है। घेरा पाया जाता है। आंखों के नीचे गहरे भूरे रंग का या काला घेरा पाया जाता है। त्वचा हल्के गुलाबी रंग की होती है। त्वचा हल्की गुलाबी होती है। गुलाबी होती है। कैसे होती है? हल्की गुलाबी होती है। ऊन उत्पादन 1 से 1.5 kg प्रति वर्ष। ऊन उत्पादन 1 से 1.5 kg प्रति वर्ष, है ना? कैसे कैसे अब देख लेना, एकदम वापस बता रहा हूँ एक साथ।
नाली कहाँ से? गंगानगर और हनुमानगढ़। ऊन विशेषता, ऊन पीले रंग की होती है, कान पत्तीनुमा, चेहरे हल्का भूरे रंग के निशान पाए जाते हैं। ऊन उत्पादन 1.5 से 3 केजी होता है। डेकड़ी कहाँ से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से उत्पत्ति स्थान हुआ है इसका। मांस उत्पादन हेतु उपयुक्त डेकड़ी है बीकानेर। इसका मगरा का उत्पत्ति स्थान कहाँ से? बीकानेर, चूरू, नागौर से है। विशेषता, आंखों के नीचे काला घेरा या गहरे भूरे रंग का घेरा पाया जाता है। त्वचा हल्की गुलाबी होती है। मां ऊन उत्पादन की बात करें तो 1 से 1.5 केजी ऊन उत्पादन देती है प्रतिवर्ष के हिसाब से। अगली नस्ल है अपनी पुंगल। पुंगल को बीकानेरी के नाम से भी जाना जाता है। पुंगल या बीकानेरी। सर याद कैसे करें? बीकानेर, बीकानेर में आपको पता है एक शेरनी है, बीकानेर की शेरनी। वो क्या कर रही है? पुंगी बजा रही है। पुंगी जो नहीं होती है क्या, अपन ने गाना तो सुना ही होगा, पुंगी बजा तो आई जे, वैसे वो भी पुंगी बजा रही है। प्रधान बीकानेर है, बीकानेर उस हिसाब से। तो बीकानेर का क्या है? पुंगी, पुंगल या बीकानेर एक ही है दोनों। उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कहां से? बीकानेर से उत्पत्ति स्थान है इसका। अगली नस्ल है अपनी नेलोरी। नेलोरी कौन सी है? नेलोरी। उत्पत्ति स्थान की बात करें नेलोरी के अंदर तो कहां से? कर्नाटक। कर्नाटक यानी उत्पत्ति स्थान है ये। क्या है? उत्पत्ति स्थान कर्नाटक से उत्पत्ति हुई है। सींग घुमावदार भारत की सबसे ऊंची नस्ल। सींग घुमावदार भारत की सबसे ऊंची नस्ल है। भारत की सबसे ऊंची नस्ल। अगली नस्ल है लोही। कौन सी है? लोही। जो कहां से विकसित की गई है? लोही नस्ल की बात करें तो लोही नस्ल विकसित की गई है पाकिस्तान से। कहां से? उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान। पाकिस्तान। विशेषता है भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी नस्ल है। भारत की सरताज नस्ल। सरताज नस्ल है। सरताज नस्ल है। अगली नस्ल है गद्दी। गद्दी जो कहा? हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ ढोने के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ ढोने के लिए उपयुक्त है। हिमालय व पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ ढोने के लिए उपयुक्त है। आगे की नस्ल कौन सी है? अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल है मंडिया, जो कर्नाटक में पाई जाती है। सफेद नस्ल है, सबसे छोटी नस्ल है। उत्पत्ति स्थान क्या है? कर्नाटक। सफेद नस्ल है। और क्या है इसकी विशेषता? सबसे छोटी नस्ल, भारत की सबसे छोटी नस्ल। सबसे छोटी नस्ल है। क्या सबसे छोटी नस्ल है? अगली नस्ल की अगर हम बात करें तो अगली नस्ल है लिंकोलन, जो इंग्लैंड की विश्व की सबसे लंबी है। लिंकोलन। उत्पत्ति स्थान
उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो कहां से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। विश्व की सबसे लंबी, सबसे लंबी है, विश्व की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? लिंकॉलन। अगली नस्ल की बात करें रेम्बुलेंट। रेम्बुलेंट जो कहां से विकसित की गई है? स्पेन या फ्रेंच से? स्पेन या फ्रेंच। अन्य नाम? अन्य नाम है फ्रेंच मेरिनो। क्या है? फ्रेंच मेरिनो। इसकी अगर हम बात करें, द्विप्रयोजनी नस्ल है। अच्छी ऊन उत्पादन, इस नस्ल का उपयोग संकरण के लिए किया जाता है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। हाँ, द्विप्रयोजनी नस्ल है। इस नस्ल का उपयोग संकरण के लिए किया जाता है। संकरण के लिए किया जाता है। किया जाता है। अब देखना एक ही झटके के अंदर पूरी कंप्लीट वापस बता देता हूँ। पुंगल बीकानेर, बीकानेर से उत्पत्ति हुई है। नेलोरी कर्नाटक उत्पत्ति स्थान है इसका। सिंह घुमावदार, भारत की कौन सी नस्ल है? नेलोर के अंदर क्या थी? भारत की सबसे ऊंची नस्ल होगी शायद नेलोर। हाँ, सबसे ऊंची नस्ल है। भारत की सबसे ऊंची नस्ल नेलोर है। लोही उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान। भारत की सबसे लंबी नस्ल है, भारत की सरताज नस्ल है। गद्दी की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में भार ढोने के लिए काम में ली जाती है। उत्पत्ति मंड्या का उत्पत्ति स्थान है कर्नाटक। सफेद नस्ल है, भारत की सबसे छोटी नस्ल है। लिंकॉलन उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है। विश्व की सबसे लंबी नस्ल है रेम्बुलेंट है, जो स्पेन और फ्रांस से विकसित की गई। अन्य नाम फ्रेंच मेरिनो है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। इस नस्ल का उपयोग संकरण के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। संकर नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। संकर नस्लों के बारे में जो दो के संकरण से तैयार की गई ऐसी नस्लों का अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक है संकर नस्लें। संकर नस्लों में पहली कौन सी? अभिकालीन। उत्पत्ति स्थान CSWRI मालपुरा टोंक से विकसित की गई है। इसकी विशेषता क्या है? संकरण है। संकरण की बात करें तो इसमें क्या है? रेम्बुलेंट नस्ल के मेरिनो नर, रेम्बुलेंट नस्ल के मेरिनो नर इंटू मेरिनो नर इंटू मालपुरा मादा। मालपुरा है मादा के संकरण से तैयार की गई है। टपिंग निषेचन कितना? 97.95% होता है। टपिंग या निषेचन 97.95% तक। कितना होता है? 97.95% तक। लेकिन जन्म दर कितनी होती है? 81.47। लेकिन जन्म दर 81.47
47% तक जन्म दर होती है इसकी। आगे बात करें, बार एक वर्ष में 25 केजी की हो जाती है। बार एक वर्ष में 25 केजी की हो जाती है, एक वर्ष में 25 केजी की हो जाती है। आगे बात करें ऊन उत्पादन की, तो ऊन उत्पादन 2 से 4 किलो देती है। ऊन उत्पादन कितना है? 2 से 4 केजी प्रति वर्ष। कारपेट ऊन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। कारपेट ऊन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये इसकी विशेषता हो गई। क्या होता है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक CSWRI से विकसित की गई संग्रहण रेम्बुलेन नस्ल के मेरिनो नर व मालपुरा मादा टपिंग 97.95%, लेकिन जन्म दर 81.46%। एक वर्ष में 25 केजी की हो जाती है। ऊन उत्पादन 2 से 4 किलो है। और कारपेट बनाने के लिए इसकी ऊन अच्छी रहती है। अब बात करते हैं अविवस्त्र। अविवस्त्र का उत्पत्ति स्थान क्या है? CSWRI मालपुरा टोंक से ही विकसित की गई है। और रेम्बुलेंट यह क्या है? रेम्बुलेंट मेरिनो नर है और मादा क्या है? चोकला नस्ल की मादा है। इसके संकरण से तैयार की गई है। जन्म दर की बात करें, जन्म दर है इसकी कितनी? 93.25%। 93.25% तक जन्म दर होती है। ऊन उत्पादन 2 से 4 केजी। ऊन उत्पादन 2 से 4 केजी कितनी होती है? 2 से 4 केजी। और 12 इसका भार जो है 6 महीने में लगभग 12 केजी हो जाता है। एक वर्ष के अंदर 23 केजी के समथिंग हो जाता है। अगली नस्ल है अविशासन। अविशासन ये कहाँ से विकसित की गई है? जन्म 4 जनवरी 2016 में जन्म हुआ इसका। 4 जनवरी 2016 में। कहाँ हुआ? स्थान की अगर बात करें, वही CSWRI मालपुरा टोंक से विकसित की गई है। CSWRI मालपुरा टोंक से विकसित की गई है। अगली नस्ल की अगर हम बात करें, किस संकरण क्या क्या है इसमें? 3 के संकरण से मालपुरा, गोरल और पटनवाड़ी। मालपुरा इंटू गोरन इंटू पाटनवड़ी ये 3 नस्लें हैं भेड़ की, जिसके संकरण से त्रिसंकरित नस्ल है। कौन सी? अविशासन। त्रिसंकर नस्ल है जो किससे? मालपुरा, गोरन और पटनवाड़ी से विकसित की गई है। अगली नस्ल की अगर हम बात करें, हिसारडेल। अगली नस्ल कौन सी है? 2 नस्ल और बच्ची है, छोटी छोटी, तुरंत हो जाएगी। हिसारडेल। जो कहां से विकसित की गई है? उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हिसार हरियाणा से विकसित है। उत्पत्ति स्थान
हिसार हरियाणा। हरियाणा कहाँ से विकसित की गई है? हिसार हरियाणा से। संकरण की बात करें तो बीकानेरी पुंगल मादा है और मेरिनो नर है। बीकानेरी कोष्टक में पुंगल मादा क्या है? मादा। नर मेरिनो का है। मेरिनो का नर हो गया। ये इसका संकरण है। एक और लास्ट नस्ल बनी बची है अपनी कोरिडेल। कोरिडेल की अगर हम बात करें, स्पेन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड उत्पत्ति स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान स्पेन, न्यूजीलैंड व इंग्लैंड, 3 जगह से विकसित की गई है कोरिडेल को। विशेषता क्या है? एक साथ 2 बच्चे देती है, अर्थात जुड़वा मेमनों के लिए प्रसिद्ध है। एक साथ 2 बच्चे देती है, अर्थात जुड़वा मेमनों के लिए, मेमनों के लिए प्रसिद्ध है। मेमनों के लिए प्रसिद्ध है, जुड़वा मेमनों के लिए प्रसिद्ध है। संकरण की अगर इसके अंदर बात करें तो लिंकोलन इंटू मेरिनो संकरण है बराबर लिंकोलन इंटू मेरिनो के संकरण से तैयार की गई है। क्या क्या विशेषता है? ऊपर पड़ी हिसारडेल उत्पत्ति स्थान हिसार हरियाणा, बीकानेरी यानी पुंगल की मादा है, मेरिनो का नर है। कोरिडेल उत्पत्ति स्थान स्पेन, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से विकसित की गई है। एक साथ 2 बच्चे देती है, अर्थात जुड़वा बच्चों के लिए प्रसिद्ध होती है। संकरण की अगर इसकी संकरण की बात करें तो लिंकोलन व मेरिनो के संकरण से तैयार की गई है। तो भेड़ों की नस्लें यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। क्लास को दबा के लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।